तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का। कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक पॉइंट उसके बारे में पढ़ेंगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बारे में बहुत विस्तार से समझेंगे और इसको देखने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगर देखें यहाँ पर, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसे अभी यह पढ़ाया जाएगा इसी में। इसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद दिया है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें हम सिद्ध करेंगे कि वह संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 दिया है तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद दिया है दशमलव प्रसार। इसके बाद हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में, मतलब शांत है या अशांत, इसके बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया है। ठीक, क्लास 9th में ही पढ़ लिया है। तो इसके बारे में और विस्तार में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में शुरू करते हैं। तो इसका प्रमेय बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, अगर कोई संख्या है तो उसको डिवाइड करने के लिए हम कैसे करते हैं। जैसे अगर हम 30 को हमें डिवाइड करना हो 5 से डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। 5 से डिवाइड करने पैसे कर लेंगे, 5 6 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, जो कोसेंट कहलाता है। भागफल कोशेंट। ठीक, उसके बाद ये आता है डिवाइजर, भाजक। ठीक, भाग देने वाले को भाजक कहते हैं और इसको कहते हैं भाज्य। ठीक, ये तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अभी ये क्लास 10th का नहीं है, अभी तो ये हमें शुरुआत से ही पता है, क्लास 6th 4th से ही हमें ये इसके बारे में अच्छे से पता है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये इसका एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ ताकि वह कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वह इसी से रिलेटेड है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, और हम इसी को अंकों में ले लें, अगर भाज्य को हम e मान लें। ठीक, ये इसको मान लें, जैसे यहाँ पर इसी को यहाँ पर एक ले लेता हूँ, जैसे a है, इसको हमें डिवाइड करना है तो मैं इसको b से डिवाइड कर लूँगा। ठीक, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ भाजक को, और इसको डिवाइड करने पर शेषफल q आता है। ठीक, ये q आ गया। अब इसको जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसके बाद ये 0 आ जाएगा। ठीक, 0 आ गया तो इसका शेषफल, तो ये q हो गया, ये इसको r मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो भी आएगा वह शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब r यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसके बारे में, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें क्या करना है, इसे ये प्रमेय दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, 2 घनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं p और q, q और r
विद्यमान है जहाँ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, ये दोनों ही सेम है। ठीक, तो हमने केवल इसके बारे में, केवल प्रमेय के बारे में जाना है। ठीक, कि दो कोई घनात्मक पूर्णांक दिया है तो घनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, ये सभी घनात्मक पूर्णांक होती हैं। दिए ए बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यहाँ पर पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है, क्यू जीरो भी हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है, आर शेषफल जीरो हो सकता है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं क्यू आर, जहाँ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज, ठीक, तो जो रिमाइंडर होता है, ठीक, ये या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। मतलब अगर इसको देखें तो ये बी आर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा और बी से छोटा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन कोई भी अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें यही होगा, ये हमेशा इससे बड़ा होगा और ये जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो उसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो लेस देन इक्वल, इसको लेस देन इक्वल कहते हैं। ठीक, इस तरह अगर इस तरह लिखना हो लेस देन इक्वल, तो इस तरह हम करके लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो जीरो लेस देन इक्वल्स टू, इसके बाद हमें आर और ये बी से छोटा होता है, जैसे यहाँ पर है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि दो घनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं क्यू और आर विद्यमान है जहाँ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर, आर लेस देन इक्वल्स टू आर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन बी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक एल्गोरिथम बनाया गया, ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए। अगर हमें किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना होता था तो हम इसको डिवाइडेड गुणनखंड विधि से करते थे, भाग विधि से करते थे। ठीक, जो लंबी में होता था, बहुत टाइम लगता था। ठीक, तो उसी को यूक्लिड ने, एक यूक्लिड व्यक्ति था, उसने इसी का खोज किया, उसके साथ में उसको भी खोज की, तो उसका नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है? अगर हम एल्गोरिथम के बारे में केवल समझें तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एल्गोरिथम वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक, किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या स्टेप बाय स्टेप है? तो अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो, जैसे 22 और इसका एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? दो संख्या दी हुई है, क्योंकि दो संख्या से ही एचसीएफ निकलता है, तो दो संख्या दी हुई है, इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसमें कुछ चरण होते हैं, ठीक, कुछ स्टेप होते हैं, जैसे एल्गोरिथम का ये नाम से ही इसके पता चल रहा है। ठीक, तो इसमें जो संख्या बड़ी दी होती है उसको हमेशा ए मान लेते हैं और जो संख्या छोटी दी होती है उसे हमेशा बी मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमेशा ए ग्रेटर देन बी होता है। ठीक, यहाँ पर देखें तो ए हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि अगर बी ग्रेटर देन होगा तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक, तो पॉइंट में गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ए ग्रेटर देन बी होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग इसमें भी होगा। ठीक,
यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर और r लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमने a को 22 माना था और 3 को b को 3 माना था। अब हमें कोशेंट निकालना, मतलब हमें भागफल निकालना है। तो हम इस संख्या को जब 3 को 21 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको रफ वर्क कर लेते हैं हम, ठीक, क्योंकि हमें ये काम रफ में करना है, ठीक। ये रफ वर्क है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 22 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 7 जब 21 होता है, ठीक। और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया, तो भागफल 7 आया और शेषफल 1 आया। तो भागफल यहाँ पर लिख देंगे 3 × 7 + 1, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें तो शेषफल 0 नहीं आया, ठीक, शेषफल 0 नहीं आया। अब इसमें भी देखें, जब हम एचसीएफ निकालते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसमें भी जो शेषफल होता है जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक। उसी तरह ये भी है, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं। और उसमें किससे डिवाइड करते हैं, अरे इसमें देखें, इसका निकालना हो तब इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो इस विधि से, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 1 क्या हो गया, 1 बी हो गया, ठीक। यहाँ पर और 3 ए हो गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर लाया और इसको हमने ए माना है। तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो भी यहाँ पर होगा वो इधर आ जाएगा, जो लास्ट में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। 3 × 1, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब +0, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे r0 = 0, इसको स्टेप 1 कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इसमें स्टेप्स आते हैं, इसको स्टेप 2 कहते हैं, स्टेप 2, ठीक। यहाँ पर r = 0, ठीक। तो इस तरह यहाँ पर लिख देंगे एक HCF है, जो यहाँ पर B आता है हम इसी को HCF मानते हैं, ठीक। तो HCF = 1। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन, एलगोरिथम प्रमेयिका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, दशमलव प्रसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने सीखा, एक एग्जाम्पल लेकर सीखा कि भाज्य = भाजक गुणे भागफल, ठीक, इसके बारे में सीखा। इसी को हमने अल्फ़ाबेट्स में चेंज किया। उसके बाद हमने प्रमेय को देखा, ठीक। अब इस प्रमेय को हमने इससे रिलेट किया, जो इससे ही मिलता जुलता है, ठीक। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, ठीक, शुरुआत में जब इससे ये किया जाता था तो इससे टाइम लगता था, ठीक। तो यूक्लिड ने इसको समय की बचत के लिए इस प्रमेय का प्रयोग किया, ठीक। और इसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझा, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकला है, ठीक। इसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नहीं तो हम इससे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में ज़रूर आता है, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।